So, may I? Yes, yes, go ahead. Sir, I think the energy sector is a category of stocks that relate to producing or supply energy. Okay. And the energy sector or industry includes companies that are involved in exploration or development of oil or gas reserves, oil and gas drilling, refinings. So, I think these are the energy sector, what we call. Okay, wonderful. Very nice. Well said. Anybody else? Come on, guys. Good afternoon, You are sir. going to be हाँ, advocates, so speak up. Anushka बोलो बेटा. Go ahead. Yes, sir. As per Yeah. me, the basic definition of energy is pulling or pushing something through force. The benefits and non-benefits come later, but as per science, this is how it defines it itself. Right, right. तो क्या Google खोल लिया? नहीं नहीं मेरा ही है. अच्छा, ओके. ऑल राइट. चलो एक काम करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री कर लेते हैं. हिस्ट्री खेल लेते हैं. सो 1950s, 60s, 70s, 80s में साइंटिस्ट की डिबेट हो रही थी. Few scientists were of view that the climate change is happening because of human activity, and few scientists said no, it is not because of human activity, it is cyclical in nature. So जैसे ice age आती है, फिर warm हो जाता है climate, then ice age आती है. So it is cyclical, it has nothing to do with human beings. So this debate continued in 1950s, 60s, 70s, 80s तक. 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई रियो में, ब्राजील. And for the first time in the history of humankind, there was a consensus and everybody accepted that climate change is happening because of human activity. Climate change in the simplest form is rise of Earth's temperature. एकदम बेसिक बात करें कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज. और 1992 में पहली बार एक्सेप्ट कर लिया पूरे वर्ल्ड ने दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. बट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और चैलेंज ये था कि उसकी ट्रीटी नहीं बन सकती थी. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो सॉल्यूशन. सो 1992 में वी नो द प्रॉब्लम, वी हैव एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम, बट वी डोंट हैव द सॉल्यूशन. सो इफ वी डोंट हैव द सॉल्यूशन वी कैन नॉट मेक अ ट्रीटी. ट्रीटी या एग्रीमेंट तब बनेगा जब सॉल्यूशन हो कोई. सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पार्टीज, एक पार्टी को घर बेचना है, एक पार्टी को घर खरीदना है, तो दोनों एक ट्रीटी बनाते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है. तो प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, दोनों हो गए. एक को घर चाहिए, एक को घर खरीदना है. लेकिन जब आपको सिर्फ आपके पास प्रॉब्लम है, आपको घर खरीदना है पर कोई बेचने वाला नहीं है, तो एग्रीमेंट तो नहीं हो सकता, ट्रीटी नहीं बन सकती. तो सेम वाज द सिचुएशन इन 1992 रियो में. अब इसको सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला गया. उन्होंने बोला ओके, वी विल नॉट मेक अ ट्रीटी, let us make a framework, and according to that framework we will meet every year and find out the solution of the climate change. तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया. उस फ्रेमवर्क का नाम कौन बोलेगा, क्या नाम है फ्रेमवर्क का? UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नॉट अ ट्रीटी का फ्रेमवर्क. और फ्रेमवर्क में क्या प्रोवाइड करा उन्होंने ये बोला कि एवरी ईयर वी विल मीट, और उस मीटिंग का नाम दिया उन्होंने COP, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो एवरी ईयर हेड्स ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मीट, दे डिस्कस द सेम प्रॉब्लम. आफ्टर डिस्कसिंग द सेम प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज, दे फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. और जब भी वो जैकपॉट पे हिट करते हैं, सॉल्यूशन पे हिट करते हैं, दे मेक अ ट्रीटी. सो सम एग्जांपल्स, एक कियोटो प्रोटोकॉल है. इट इज नथिंग, इट इज अ ट्रीटी. There was a solution found and it was done. फिर पेरिस एग्रीमेंट है, मैं फेमस वाले बता रहा हूं आपको. It became a treaty because a solution was found and it was executed. All right. लेकिन जो एनर्जी लॉस की, अगर आप इंटरनेशनल एनर्जी लॉस की बात करें तो वो 1992 में शुरू नहीं हुआ, वो 1973 में शुरू हुआ. 1973 में there was a war between Israel and Arab nations. When there was a war between Israel and Arab nations, so Western powers, when I say Western powers, European Union and North America were supporting Israel, and Arab nations एक तरफ थी. और to punish the Western nations who were supporting Israel, जो गल्फ कंट्रीज थी उन्होंने एक बैन लगाया, सैंक्शन लगाया यूएसए पे और इन पे यूरोप पे, और इसको बोलते हैं ऑयल एम्बार्गो.
we will not supply you any petroleum, we will not supply you energy gas. That was the embargo placed before against USA and against Europe. जब ये एम्बार्गो हुआ तो देयर वर मीटिंग एंड डिस्कशन कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी वो गल्फ नेशंस थी. तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई. मीटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. 1974 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सिर्फ एक काम था और वो था एनर्जी सिक्योरिटी. So it was not concerned with climate change. It was not concerned with anything else. It was concerned with energy security. Energy security कैसे कि भाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को न्यूक्लियर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सोलर में रिसर्च करके सोलर से कैसे रिप्लेस करते हैं जिससे कि हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाए. देन द रिसर्च स्टार्टेड ऑफ सोलर. तो आज आप जो सोलर पैनल्स देख रहे हैं ना, वो 1974 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. रिसर्च एंड डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ के आज इतनी टेक्नोलॉजी बन गई कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर. सो 19 तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी लॉ. अगर कोई बोले इंटरनेशनल एनर्जी लॉ डिफाइन करो क्या क्या है, तो फर्स्ट ट्रीटी आप बोलोगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज 1974. अब एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी 1974 में. अब वी वेंट टू 1992. 1992 में सेकेंड हमारा फ्रेमवर्क बना जिसको बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. उसमें क्या हुआ, 1974 में हमने एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी. 1992 में हमने रिकॉग्नाइज करा कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड वी स्टार्टेड हैविंग कॉप मीटिंग्स. सो कुछ कॉप्स मीटिंग जो इंपॉर्टेंट थी, एक हमारी 2002 में दिल्ली में भी कॉप मीटिंग हुई थी. 2021 में हमारी कॉप 21 हुई थी. 2015 में पेरिस में जहां पे एग्रीमेंट हुआ था. कॉप 26 2019 2021 में ग्लासगो में हुई थी. तो ये धीरे धीरे कॉप मीटिंग्स चलती रहती हैं. लेकिन अब ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था. प्रॉब्लम ये थी कि पूरे वर्ल्ड में एनर्जी पॉलिसी बनाने का मैकेनिज्म नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी. आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपने फ्रेमवर्क बना लिया, मीटिंग करना शुरू कर दिया आपने. मीटिंग्स में बहुत सारी चीजें निकल के आई, बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी नेगेटिव. रिसर्च भी और ज्यादा होती रही. लेकिन सोलर पॉलिसी, हाइड्रो पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, ये बनाने की कंट्रीज के पास कैपेसिटी, किस तरह की पॉलिसी बनाए. सो 2004 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई बॉन में, जर्मनी में, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी 2004. इसने एनर्जी पॉलिसी की फाउंडेशन डाली. जितनी भी एनर्जी पॉलिसीज आप वर्ल्ड ओवर देख रहे हो, उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो होता है पेरिस. इसका हेडक्वार्टर, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का REN 21, REN 21. इट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट टॉक्स अबाउट एनर्जी पॉलिसी. इट एजुकेटेड द वर्ल्ड. इट डिस्कस्ड कि एनर्जी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होने चाहिए उसके फ्रेमवर्क में. तो थर्ड स्टेप हमारा होता है एनर्जी पॉलिसी. स्टेप 1 है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी 1974 में. स्टेप 2 है रिकग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अ ग्लोबल चैलेंज. वो हमारा हो गया 1992 में. 2004 में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में शुरू करी. थर्ड इंपॉर्टेंट, अगर एनर्जी लॉज, इंटरनेशनल एनर्जी लॉ की बात करें तो थर्ड कॉन्फ्रेंस ये थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है REN 21. तो हमने पॉलिसी भी बना ली, हमने क्लाइमेट चेंज को भी समझ लिया. पर प्रॉब्लम ये थी कि पूरे वर्ल्ड में उसके अडॉप्शन के लिए फंडिंग की जरूरत थी और उसके अडॉप्शन के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत थी. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फंडिंग के लिए एक और कॉन्फ्रेंस हुई और वो भी बॉन में हुई. और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था स्टैच्यूट, और उस कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम था उसका नाम था स्टैच्यूट ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2009. कॉन्फ्रेंस तो बॉन में हुई थी, जो ट्रीटी बनी थी वो भी बॉन में बनी थी, बट उसका जो हेडक्वार्टर्स बना वो आबू धाबी में बना. उसको हम बोलते हैं इरीना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. ठीक है. इसका ऑब्जेक्टिव था अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. उसने पहली बार डिफाइन करा व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड पूरे वर्ल्ड को एनकरेज करा कि हम थोड़ी थोड़ी फंडिंग आपको देंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और सो दैट यू कैन अडॉप्ट. सो ओशन एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी उसने डिफाइन भी करा और अडॉप्शन के लिए एनकरेज करा. सो जो फोर्थ ट्रीटी थी, स्टेप
स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2009। अब हमने अडॉप्शन को भी इंक्रीज कर दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी स्टार्ट कर दिया, पर सबसे बड़ी चैलेंज था फंडिंग की, पैसा। और इस पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया आ गया है। सो इंडिया ने जो पेरिस की कॉप समिट हो रही थी 2015 में, उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया। अच्छा, इस केस में भी ट्रीटी नहीं बन सकती थी क्योंकि सॉल्यूशन फंडिंग का एग्जैक्ट सॉल्यूशन था नहीं हमारे पास। तो हमने कहा हम एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकट्ठा करेगा और सोलर एप्लीकेशंस में डालेगा। और उस फ्रेमवर्क का नाम था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो इंडिया एंड फ्रांस केम टुगेदर, they created this framework and they created the first UN body in India जिसका ऑफिस गुरुग्राम में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसका फोकस सिर्फ फंडिंग है, पूरे वर्ल्ड से फंडिंग इकट्ठा करना। तो आप देखो स्टेप 5 इज फोकस्ड ऑन फंडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ऑलराइट, अब फंडिंग की तो बात हो गई, पर चैलेंज ये था यूनाइटेड जो चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है उसमें तो मेंशन भी नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी। कोई एनर्जी सेक्टर कुछ भी नहीं है वहां पे, दिस इज नॉट देयर। सो द फर्स्ट टाइम जब हमारी पेरिस कन्वेंशन हो रहे थे तो एजेंडा 5030 वाज साइंड बाय, इसको हम बोलते हैं द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें एसडीजीज साइन हुए थे। उसमें पहली बार हमने टारगेट्स में रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड करा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क में, जिसमें लिखा हमने कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इज अ राइट फॉर एवरीवन एंड क्लाइमेट एक्शन शुड बी टेकन बाय एवरीवन। सो नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप था हमारा एसजीडी टारगेट्स। ये इंटरनेशनल लॉ, एनर्जी इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है। ऑलराइट, सो स्टेज 1 में आप देखो हमने क्या करा। 1974 में हमने ये बोला कि भैया एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, हमें डिपेंडेंस नहीं चाहिए ऑयल एंड नेचुरल गैस में। स्टेज 2 1992 में हम ये क्लियर हो गए कि भाई क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस, वी हैव टू टेक सम एक्शन। स्टेज 3 में एनर्जी पॉलिसी बनाना पूरे वर्ल्ड ने सीख लिया और वो है रेन 21। स्टेज 4 में अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होने लगी, तो स्टैट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना आबू धाबी में स्टैब्लिश हो गई। स्टेज 5 में फंडिंग के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, उसकी ट्रीटी बन गई। स्टेज 6 में एसडीटी गोल्स में आ गया ये, मतलब अब एक तरह से यूनाइटेड नेशंस ने डायरेक्टली इसको अडॉप्ट कर लिया। अभी तक वो इनडायरेक्टली कर रहा था ये सब कुछ। इनफैक्ट यूएन, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन 1945 में कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में, ठीक है, पर एसडीटी गोल में आ गया। लेकिन एक चीज है वो बच रही थी, मार्केट्स वर नॉट रेडी फॉर दैट। मार्केट्स वर नॉट रेडी इन द सेंस कि उतने सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। एक पर्टिकुलर कंट्री पे हम डिपेंडेंट हो रहे थे, पूरा वर्ल्ड एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो गया था। फिर उसके बाद देयर वर इंडस्ट्रीज जो है मास लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी की क्रिएट करने की जरूरत थी। सो मार्केट वाज नॉट रेडी। फॉर मेकिंग द मार्केट्स रेडी फॉर द रिन्यूएबल रेवोल्यूशन, देन अनदर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वियना और उसको हम बोलते हैं, इट वाज हेल्ड इन 2019, जिसका नाम था, उसमें जो एग्रीमेंट बना उसका नाम था स्टैट्यूट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी पार्टनरशिप 2019 वियना, REEP, रीप। आप सिर्फ ये नाम लिख लो, ये आपके लिए रिसर्च पॉइंट्स हैं, इन सब के बारे में एक किताब लिखी जा सकती है। पर आज के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने 7 स्टेप्स बताए हैं, ये 7 ट्रीटीज आपने पढ़ ली, पूरा इंटरनेशनल एनर्जी लॉज आपको पता चल जाएगा। अगर इंटरनेशनल एनर्जी लॉज का अगर आपको कोर्स बनाना होगा तो आपको 7 चैप्टर्स बनाने होंगे। 7 चैप्टर्स में चैप्टर 1 होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, चैप्टर 2 आपका होगा, चैप्टर 2 कौन बताएगा क्या होगा? UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चैप्टर 3 होगा आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी 2004। चैप्टर 4 होगा हाँ बोलिए चैप्टर 4 कौन बताएगा? चैप्टर 4 एडॉप्शन एरेना, which is एक्सीलेंट। अडॉप्शन, तो उसका नाम है स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2009। चैप्टर 5 कौन बताएगा? So funding.
एक्सीलेंट। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, चैप्टर 6 क्या होगा? SGT. SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और चैप्टर 7 जो होगा फाइनल, वो Vienna conference. वियना कॉन्फ्रेंस, स्टैट्यूट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये पूरा होता है इंटरनेशनल एनर्जी लॉस। आपको अगर रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, या आपको एक्सपर्टाइज इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, या आपको कोर्स स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल एनर्जी लॉस का ये कोर्स है पूरा का पूरा। ऑलराइट, सो वी हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, वेरी नाइस। लेकिन सर, हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं, हम तो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, सर ये तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था। अब एनवायरमेंट जो है, लेट अस टॉक अबाउट एनवायरमेंट। सो व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट एनवायरमेंट लॉ? एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है? एनवायरमेंटल लॉ का क्या मतलब होता है? एनीबडी हु विल स्पीक? भाई अनुष्का, आई कैन सी, और फिर राजकुमार, और कौन कौन है? एंड जी अनुष्का, बोलो बेटा। तो सर सबसे पहले एनवायरनमेंट मतलब दी थिंग्स व्हिच आर सराउंडेड अराउंड अस, such as natural things, both living and non-living. And environmental law is not the scientific study, but not the scientific laws, but legal laws to conserve and protect them and fight for their rights if they are being harmed, to sustain them. Excellent, excellent बेटा, well done. कौन और बोलेगा? Yes, yes. Anything else you want to add? नहीं सर इतने। अच्छा, ओके। आशी यादव, बोलो बेटा, क्या है आपका व्यू? गौरव, एनी वॉलंटियर कैन ऑल्सो कम। मैंग, निधिराज, व्हाट इज एनवायरमेंटल लॉ बेटा? एक सरप्राइज है, जो एनवायरमेंटल लॉ पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ 1972 के पहले कोई एनवायरमेंटल लॉ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फॉरेस्ट लिखा हुआ था, और वो फॉरेस्ट इसलिए लिखा हुआ था, उसका रीजन ये था कि फॉरेस्ट के पेड़ कैसे काटे जाएं, लकड़ी के लिए था वो। इट हैज नथिंग टू डू विद एनवायरमेंट। 1972 में इंडिया हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। और एनवायरमेंटल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट 1972 में बना, और वो 1972 में वो एक स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। सो स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसमें सारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स को बुलाया गया। कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट, कोई नाम लिख सकता है चैट बॉक्स में? तो आप नाम लिख दीजिए भैया कि व्हाट वाज द कन्वेंशन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पूरे, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, पूरे वर्ल्ड के हेड्स ऑफ द स्टेट को इनवाइट करा गया कि भाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, प्लीज कम एंड शेयर योर व्यूज। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस। पूरे वर्ल्ड का कोई भी हेड ऑफ द स्टेट गया नहीं, मतलब इट वाज सो अनइम्पोर्टेंट कि सारे हेड्स ऑफ द स्टेट ने अपने जूनियर स्टाफ को भेज दिया। ओनली वन कंट्री हेड ऑफ द स्टेट वाज देयर एंड दैट वाज आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और जो स्टॉकहोम के वहां के जो लोकल प्राइम मिनिस्टर है वो थे, ओके। बस बाकी सब सारी कंट्रीज ने अपने जूनियर रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। और जो वहां पे स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द एनवायरमेंटल लॉ। And today also you can search on the internet and read that speech or listen to that speech. That is where, अच्छा आप एक चीज और देखिए, जितने भी एनवायरमेंट के एक्ट इंडिया में बने हैं 1972 के बाद बने, वो क्यों बने? और सब 1972 के बाद से मैक्सिमम 1998 तक कंप्लीट हो गए थे। तो आप नाम स्टार्ट करो, पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये फॉरेस्ट एक्ट नहीं, वो पुराना फॉरेस्ट एक्ट पेड़ काटने के लिए था, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। फिर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1980। किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में, करेक्ट लिखा है आपने, लिखा है ओके, गुड आफ्टरनून सर फ्रॉम कॉलेज, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड एक्शन प्लान फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट, वंडरफुल, वेरी नाइस, ओके, ऑल राइट। फिर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, देन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सब 1972 के बाद है। उसके बाद ही रेवोल्यूशन शुरू करा गया था। और हम इसको, अच्छा, फिर पब्लिक लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1991,
We called it environment diplomacy. So 1972 से लेकर 1992 तक इंडिया was doing environmental diplomacy. It was in the forefront. 2014 से लेके आज तक इंडिया is doing energy diplomacy. Prime Minister Modi is doing energy diplomacy. See the chain actually. तो अगर 2000 जो 20 साल थे 1980 से 2000 तक जिसने भी एनवायरमेंट की पढ़ाई करी, he was an excellent lawyer. वो आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आज जो एनवायरमेंट लॉ की पढ़ाई करेगा वो उतना आगे बढ़, क्योंकि उस ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ना, वहां पे कुछ था ही नहीं एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, तो जिसने एनवायरमेंटल लॉ पढ़ा उसको सब जगह अपॉर्चुनिटी मिल गई. लेकिन 2020 के बाद आईपीआर का जमाना था, तो 2020 से लेके 2000 से लेके 2020 तक जिसने आईपीआर पढ़ी वो आगे बढ़ गया. अब कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करेगा तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू मेक हिज प्लेस. अब 2020 से 2040 तक एनर्जी लॉ का टाइम है. सो whoever studies energy laws now, he will progress actually. So ये सीक्वेंस ऐसा बिल्कुल कट शॉर्ट नहीं है सीक्वेंस, बट ये ट्रेंड है एक्चुअली व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज you all are students and you are professors and you have to guide the students also. So maybe you can say कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो तो ये सब पढ़ लो, लेकिन साथ में एनर्जी लॉज भी थोड़ा पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए. All right. So 1972 से 1992 तक एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी पर क्वेश्चन तो रह गया कि सर एनवायरमेंटल लॉ क्या है. तो अब देखो, आई विल नॉट गो इनटू द एक्ट, व्हाट आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ. अगर कोई एनवायरमेंटल लॉ की बात करता है तो मैं ये बोलता हूं 5 प्रिंसिपल्स अगर आपने समझ लिए तो पूरा एनवायरमेंटल लॉ आप समझ जाओगे. ओनली 5 प्रिंसिपल्स, एंड दोस 5 प्रिंसिपल्स हैव बीन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. बस इतना 5 प्रिंसिपल्स आप कर लो, वो 5 टेस्ट आप लगा दो किसी भी चीज पे, पूरा एनवायरमेंटल लॉ समझ जाओगे आप चाहे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में आर्ग्यूमेंट करना हो, चाहे हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना है, चाहे किसी भी फोरम पे आपको आर्ग्यूमेंट करना हो, यही 5 पॉइंट्स आर्ग्यू होते हैं. फर्स्ट जो टेस्ट है उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. टेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 1985. टेस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो उसको ऐसा करो कि बार बार जिंदगी भर कर सको, उसके कारण कोई डैमेज नहीं होना चाहिए कहीं पे. भाई आप 2 पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ उगा दो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट शुड बी सस्टेनेबल. एंड दिस टेस्ट was given by Honorable Supreme Court in 1985 in the case of Rural Litigation and Entitlement Kendra versus State of UP. इसको popularly बोलते हैं देहरादून मसूरी हिल क्वेरिंग केस. Okay. Second component of environmental law is called polluter pays principle. आप अगर गंदगी कर रहे हो, आपने कचरा फैलाया है तो आप उसको प्लीज साफ करिए. आपने पेपर फेंका तो उसको उठा के डस्टबिन में डालिए. Polluter pays principle. Polluter pays principle was given by Honorable Supreme Court in 1996, Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India. इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं तमिलनाडु टैनरीज केस. सो यू हैव टू बी, पर्सन हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर पॉल्यूशन, और वो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल आप देखो क्योटो प्रोटोकॉल में भी आया. ठीक है. थर्ड जो है प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ये बोलता है, एंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट वाज गिवन इन एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ केस 1997. ये बोलता है कि सर्टेन रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सी, फॉरेस्ट हैव सच अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द पीपल दैट इट इज अनजस्टिफाइड टू मेक देम सब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अगर एयर, वाटर, लैंड की पॉल्यूशन की बात हो रही है तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल है. किसी प्राइवेट एंटिटी को अगर देना है तो वो रेगुलेटेड वे में देना पड़ेगी. इट हैज टू बी पब्लिक ट्रस्ट. तो ये थर्ड प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल लॉ का. फोर्थ प्रिंसिपल वाज गिवन इन 1999 व्हिच इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू. और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी भी काम को करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं तो वो वाला रास्ता चूज करो जो कि लेस पॉल्यूटिंग हो, लेस एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, चाहे वो ज्यादा महंगा हो. आप मान लीजिए आपको थर्मल पावर प्लांट लगाना है, सोलर पावर प्लांट लगाना है. अगर दोनों की इक्वल कॉस्ट है, दोनों की इक्वल बेनिफिट है, आप प्लीज सोलर को चूज करो, चाहे वो सोलर ज्यादा महंगा हो, चलेगा. एक सिंपल वे में एग्जांपल दिया है, पर देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस. फिफ्थ
principle of environmental law is payment of compensation for ecological loss. This payment for compensation for ecological loss सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी 1999 में हुआ। अब पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर इकोलॉजिकल लॉस को आप कॉन्ट्रास्ट करो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जहां पे धुआं निकल रहा है या पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है तो आप पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर इकोलॉजिकल लॉस है, आप पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, पर आपने पेड़ काटा, आपने रिवर को बंद कर दिया, या आपने जो लेक है वही खत्म कर दिया, तो आपने पॉल्यूशन तो करा नहीं, लेकिन आपने इकोलॉजिकल लॉस करा। वो दूसरा कॉइन का दूसरा साइड है, उसमें भी आपको कॉम्पनसेशन देना है। अब ये 5 प्रिंसिपल्स ही सारे एनवायरमेंटल लॉ के जजमेंट्स में डिस्कस होते हैं, इन्हीं के बेसिस में सारे डिसीजंस होते हैं इंडिया में। तो ये प्रिंसिपल्स आपने देख लिए तो आपको पूरा एनवायरमेंटल लॉ क्लियर हो जाएगा। तो आज के बाद आप सबसे पहले हमने देखा इंटरनेशनल एनर्जी लॉस क्या है, सेकेंड हमने देखा कि एनवायरमेंटल लॉ क्या है इंडिया में। अब थर्ड कुछ हम जजमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट्स हैं कि हाइड्रो पावर, भाई हाइड्रो पावर की जब भी हाइड्रो पावर प्लांट बनता है तो सडनली आप देखते हो बहुत सारे हीरोज इकट्ठा हो जाते हैं, हीरोज और हीरोइंस, और फिर न्यूज़पेपर में छप जाता है, वर्ल्ड बैंक पहुंच जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते हैं, सारी कहानी पूरी चलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में एक जजमेंट पास किया जिसमें ना नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईयर 2000, ये नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो करीब 50 साल में बना उसके बारे में जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम वुड लीड टू इकोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डिग्रेडेशन नहीं। जितने भी डैम्स बनेंगे इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट सिक्योर्स वाटर। आप रिसर्च कर लो कहीं भी हाइड्रो के पावर प्लांट के बारे में, आप देखोगे फ्लोरा एंड फौना इंप्रूव हो गया है, वेजिटेशन इंप्रूव हो गई है। आप ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट भी देख लो, पहले जो था ड्राई लैंड था सारा का सारा, बट क्योंकि वाटर कंजर्वेशन हो गया उसके कारण करीब 50 किलोमीटर तक क्या जो पेड़ है वो ज्यादा उगने लगे, एनिमल्स ज्यादा पनपने लगे। सो इट इज इकोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जबकि कई बार जो हीरोज हैं बहुत सारे हमारे, वो बोलते हैं यार डैम ने सारा खराब कर दिया। प्लीज बी क्लियर अबाउट इट कि it leads to ecological upgradation. It is not a pollution. It is one of the best things which can happen to the nation. Which it is one of the best thing which can happen to the economy also and for our well-being also. तो जितने हाइड्रो पावर प्लांट्स बन सकते हैं उनको बनने देना चाहिए। इनफैक्ट हमें एज अ लॉ स्टूडेंट्स करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए और बताना चाहिए सारे एनजीओस को कि भाई गलत जगह पे फाइट मत करो, कुछ और चीज में देख लो आप, ठीक है। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है after so much of 50 years of debate, hydropower will save air pollution. Third, Supreme Court से कह रहा है hydropower is example of sustainable development. आप सारे टेस्ट जो मैंने बताया ना आपके, वो सारे टेस्ट अप्लाई कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के जजमेंट में। ओके, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैज नो एप्लीकेबिलिटी क्योंकि लॉसेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स आर प्रिडिक्टेबल एंड सर्टेन। एक तो लॉसेस जब आप डैम बनाते हो तो उसके जो लॉसेस हैं वो प्रिडिक्टेबल भी हैं, सर्टेन भी हैं, टेम्पररी हैं। लेकिन आप एक बार डैम बना लेते हो तो अगले 40 साल तक और 50 साल तक जब तक वो डैम रहता है तब तक इट इज इकोलॉजिकल बेनिफिट, इट इज अ मिरेकल एक्चुअली, इट इज पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए, आप बोलोगे कि सर आपने हाइड्रो पावर को तो बोल दिया, बहुत अच्छा है, पर मैंने नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है ना, और पूरे एनालिसिस के साथ विद 10 इयर्स की लिटिगेशन के बाद बोला है, ठीक है। बट वी आर नॉट अवेयर बिकॉज वी डोंट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। थर्मल पावर प्लांट के बारे में क्या बोला है? सो थर्मल पावर प्लांट में केस इंपॉर्टेंट आया था, बनवासी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 1986। तो सुप्रीम कोर्ट ने इट परमिटेड एनटीपीसी टू एक्वायर फॉरेस्ट लैंड फॉर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट ऑफ लाइवलीहुड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल्स ड्यू टू रीलोकेशन। Development of environment to be dealt in harmonious manner, both are equally important. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब 3.2 billion people across the world do not have access to clean fuel to cook food.
मतलब 3.2 बिलियन पीपल जो मदर्स कुक फूड करती है हमारे लिए, वो काउडंग केक और वुड से करती है. ऑलराइट, अब काउडंग केक और वुड से जब फूड कुक करती हैं, 7 दिन में एक पेड़ कटता है. अगर एक फैमिली को खाना बनाना, मैं माँ के पास नहीं जाके बोल सकता कि भैया मम्मी मत काटो पेड़, क्योंकि शी हैज टू कुक एंड फीड हर चिल्ड्रन भाई. बट अगर मैं या आप लोग उनको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हो, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो. बोलो इलेक्ट्रिसिटी से खाना बना लो, चलो. पहले चूल्हे से खाना बनाते थे, फिर गैस से खाना बनाया, अब इलेक्ट्रिसिटी से खाना बना लो. तो एक साथ जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा थर्मल पावर प्लांट में, इट इज मोर एफिशिएंट देन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन. ऑलराइट, तो अगर और आगे बढ़ो, आप थर्मल छोड़ो, अगर आप सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग कर दो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुकर्स, सोलर कुकर, आई एम टॉकिंग अबाउट सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग. इसका मतलब ये था कि ऊपर सोलर पैनल और नीचे हॉट प्लेट. दिन में खाना बनाना होता है सबको, ठीक है. रात में भाई गांव में, ये तो शहरों में हम खाना बनाते हैं रात में, दिन में ही वो खाना बना के सो जाते हैं वो लोग. तो 90% तो आपका खाना क्लीन हो जाएगा. तो सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग. चलिए लेट अस सी व्हाट एल्स सुप्रीम कोर्ट हैज टू से विद रिस्पेक्ट टू सोलर पावर प्लांट. मैंने हाइड्रो की बात कर दी, थर्मल की बात कर दी, सोलर. अब एक बड़ी बर्ड है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान और कच्छ में पाई जाती है. और उसकी जो विंग की लेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, वो 1.2 मीटर्स के आसपास होती है. जब वो फ्लाई करती है तो क्या होता था, जो हमारे ट्रांसमिशन टावर्स हैं उनके वायर्स पे टकरा जाती थी और मर जाती थी वो. दिस वॉज अ वेरी ग्रेव इश्यू फॉर वाइल्ड लाइफ एक्चुअली, क्योंकि वो एक तो बहुत बड़ी बर्ड है और एंडेंजर्ड बर्ड है. एंड आई अंडरस्टैंड इट इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. ऑलराइट, अब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू, एंड अभी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा, पूरे लॉज देख करके, इंटरनेशनल लॉज देख करके उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि या तो ट्रांसमिशन लाइंस को आप अंडरग्राउंड करिए, और एल्स बर्ड की सेफ्टी के लिए जितने मैकेनिज्म्स है सेफ्टी के, वो सारे प्लेस करिए. सो इट वाज क्लियर, एंड द पावर सेक्टर इज आल्सो एक्सेप्टेड इट कि भैया हम ठीक है, हम सारे ट्रांसमिशन लाइन या तो अंडरग्राउंड कर देंगे या उसमें बर्ड सेफ्टी मैकेनिज्म डाल देंगे. अगर एक तार पे बर्ड बैठती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक्यूशन नहीं होगा. बट जब 2 तार छू जाते हैं ना, देन देयर इज अ डेंजर एक्चुअली इलेक्ट्रिक्यूशन के केस में. सो दैट वाज द जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन. एक रिमेंबर, इफ यू प्रोड्यूस 1 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट, अगर आपने सोलर पावर प्लांट 1 मेगावाट कर लगाया तो 33,000 ट्रीज आर सेव्ड. So it is one of the greatest blessings, and this matter was decided by the Supreme Court in the case of Hindustan Zinc Limited versus Rajasthan Electricity Regulatory Commission. उसने ये कहा कि भाई कोई भी कंज्यूमर है, ओपन एक्सेस कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर पावर दे हैव टू टेक फ्रॉम सोलर, कंपल्सरी है. इसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. इट इज ऑब्लिगेटेड अपॉन एनी एंटिटी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी कि भाई सर्टेन पावर आप सोलर से लो. इनफैक्ट जितना पावर आप सोलर से ले सकते हो उतना बेटर है, उतने हम थर्मल पावर प्लांट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो सकते हैं. दैट वाज अ क्लियर डिसीजन इन द केस ऑफ हिंदुस्तान जिंक बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो हमने ये जजमेंट्स भी डिस्कस करिए. आप बोलोगे सर बहुत जजमेंट आपने पढ़ा दिए, अब हम तो थक गए हैं, जजमेंट मत पढ़ाओ, कुछ हमें ये थोड़ा सिंपल करके बता दो कि क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आप किसी कंपनी में लॉ ऑफिसर हैं या कंपनी लेवल पे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं, और इन नेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं. बहुत सिंपल है. नेशनल लेवल पे भी आप 3 स्टेप्स लेते हो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, और कंपनी लेवल पे भी आप 4 स्टेप्स लेते हो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन करने के लिए. मैं बिल्कुल 4 स्टेप बताता हूं. 30 साल की रिसर्च में 1992 से आज तक जो रिसर्च में क्या पाया गया और अब क्या डिस्कस होता है कॉप समिट में, यही 3 चीजें डिस्कस होती है और कुछ नहीं डिस्कस होता है कॉप समिट में. नंबर 1, अच्छा इसको दूसरे वे में करते हैं. सर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज? Solution of climate change is threefold. All countries are working on these 3 topics only. First thing, climate change को mitigate करने के लिए वो बोलते हैं energy transition की जरूरत है. Number 1 solution for the climate change. What is the meaning of energy transition? Stop fossil fuels, start renewable energy. 2 words.
तो पूरा एनर्जी ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया, अब आप कॉन्फिडेंट हो। सेकेंड स्टेप फॉर द नेशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इज ई मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ई मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है स्टॉप आईईसी व्हीकल्स एंड स्टार्ट बीईवी एफसीवी व्हीकल्स। आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईईसी व्हीकल्स? बोलो भाई, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईईसी? It is something to do with the integrated electrical vehicles, something. बीईवी का मतलब होता है ना, स्टार्ट बीईवी मतलब बैटरी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पर आईईसी का मतलब क्या होता है? पेट्रोल और डीजल से जो हम गाड़ियां चलाते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इसको बोलते हैं आईईसी, इंटरनल कंबशन, आईसीई इंटरनल कंबशन इंजन। ये जो ई मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये बोलता है कि इंटरनल कंबशन इंजन को बंद करो और बीईवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी को स्टार्ट करो। और दूसरा वर्ड मैंने बोला एफसीवी फ्यूल सेल व्हीकल। फ्यूल सेल व्हीकल यूज होता है हाइड्रोजन एनर्जी के लिए। हाइड्रोजन एनर्जी जब यूज करनी होती है कारों में तो हम फ्यूल सेल व्हीकल यूज करते हैं। तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इज ई मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ mitigating climate change is energy integration। एनर्जी इंटीग्रेशन मतलब हम जब पहले डिस्कस करते थे लॉ को भी, तो हम न्यूक्लियर लॉज अलग है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का लॉज अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉज अलग है, और भी बहुत सारे हम, देयर आर 12 डिफरेंट लॉज। वो 12 हम अलग अलग डिस्कस करते थे, ठीक है। एनर्जी लॉ की डेफिनेशन एक्ट्स में है। आपको अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज अ यूट्यूब चैनल, उसमें हमारे फाउंडेशन ने ये छोटे 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 वीडियोस डाल रखे हैं। आप कभी भी चॉइस में अगर आपको एनर्जी लॉ में प्रैक्टिस करना है, एनर्जी लॉ के बारे में ज्यादा जानना है, वहां पे 500 वीडियोस हैं, आप जा करके सर्च करके वो देख सकते हैं। उसका नाम है, आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन है ना, आप सब लोग अपने अपने स्मार्टफोन निकालो जी। किरण जी, सौम्या जी, मयंक जी, प्लीज टेक आउट योर स्मार्टफोन एंड टाइप एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन। मयंक निकालो भाई स्मार्टफोन और टाइप करो एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन। मेरा नाम लिखा हुआ है वैसे भी यहाँ पे, राज सिंह निरंजन। आपको पहले डालना है एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन। खुला अपना, किसका खुला है? Yes, sir. क्या करना है सर आपको? There are 10 modules manufacturers in India. And नहीं, अभी क्या करना है सौम्या जी, बोलिए। सब्सक्राइब सर। अच्छा, ओके। तो सबने कर लिया? आदिति सिंह सब्सक्राइब कर रही है, तो मैं राजकुमार सब ने कर लिया, ओके। अब कोई बात नहीं, ये आपके लिए फ्री असेट है कि जिंदगी में आपको कभी भी एनर्जी लॉ की या प्रैक्टिस करना है एनजीटी में, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, या आपको एडवाइस करना है, या आपको खुद समझना है, आपकी क्यूरियोसिटी है, तो आप वहां जाके फ्री 500 वीडियोस हैं, वो 500 वीडियोस आप फ्री देख सकते हैं अलग हर टॉपिक के बारे में, सोलर, विंड, और ये सिर्फ लॉ पॉलिसी स्टैंडर्ड्स ही है उसमें सारा का सारा। तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस यूज। अब एनर्जी इंटीग्रेशन पे आते हैं। एनर्जी इंटीग्रेशन में 12 वैल्यू चेन है एनर्जी सेक्टर की। अब हम इसको आइसोलेशन में नहीं देखते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी अलग, ऑयल एंड नेचुरल गैस अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग, नो, वी हैव टू इंटीग्रेट द एनर्जी सेक्टर। जो भी एनवायरमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, यूज दैट एनर्जी, ठीक है। ये 3 स्टेप कंट्री लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं हम लोग पता है? नेट जीरो। उसका वर्ड हमने दिया नेट जीरो। नेट जीरो करने के लिए क्या कर रही है कंट्रीज? 3 चीजें कर रही है, एनर्जी ट्रांजिशन, ई मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी इंटीग्रेशन। हो गया नेट जीरो। और आपको अब जब भी आप कोई पॉलिसी बनेगी तो आप समझ जाओगे अच्छा ये टारगेट है, इसलिए ये पॉलिसी बन के आ रही है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी इस लेक्चर के बाद। ऑलराइट, इशू ये कि सर कंपनी लेवल पे क्या कर रहे हैं? अब मैं तो लॉ ऑफिसर बनूंगा तो कंट्री का लॉ ऑफिसर थोड़ी बनूंगा, मैं तो कंपनी का लॉ ऑफिसर बनूंगा। कंपनी विल आस्क मी कि क्या कर सकते हैं हम लोग नेट जीरो के लिए। कंपनी विल से कि आपने तो राज सिंह निरंजन जी का लेक्चर सुना है, आप तो यूट्यूब बार बार देख रहे हो, कंटिन्यूअसली वहीं लगे रहते हो, अब आप बताओ हमें कंपनी में क्या करना है। तो आप बोलोगे सर 4 चीजें करनी है। तो फर्स्ट चीज है, और वो स्टोरी है एक तरह से, एक स्टोरी है फ्यूल स्विच स्टोरी। फ्यूल स्विच कंपनी क्या करती है? नेशन छोड़ दीजिए अब आप,
कंपनी आती है फ्यूल स्विच स्टोरी, मतलब क्या करती है, अगर पेट्रोल यूज कर रही है, डीजल यूज कर रही है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच कर देती है अपने प्रोडक्शन। अगर कोल यूज कर रही है तो हाइड्रोजन में स्विच कर देती है। तो टेक्नोलॉजी चेंज करके फ्यूल स्विच स्टोरी नंबर 1। नंबर 2 है रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी। सो क्या करती है कंपनीज, कैप्टिव पावर प्लांट सोलर का लगा लेती है, या बायोमास का कैप्टिव पावर प्लांट लगा लेती है, या जो हीट निकल रही है उनके इंडस्ट्री से, उस हीट से पावर बना लेती है। इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी, सेकेंड। थर्ड थिंग जो कंपनी करती है, एनर्जी एफिशिएंसी स्टोरी। सो वही काम करने के लिए अगर वो 100 यूनिट्स यूज कर रही थी, तो वही काम वो 10 यूनिट में अगर कर सकती है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। यू हैव सेव्ड 90 यूनिट, यू हैव सेव्ड 90 यूनिट्स फॉर योरसेल्फ आल्सो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, पर आपने देश को भी बचा लिया, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी कर दिया। उसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी स्टोरी। लेकिन जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उनकी यूनिक प्रॉब्लम है। यूनिक प्रॉब्लम ये है कि उनको जो बिल्कुल बेसिक जो एक्टिविटी करनी पड़ती है, थर्मल एक्टिविटी, उसमें कोल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना उनका स्टील प्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर वो रिन्यूएबल से शिफ्ट करते हैं, ग्रीन स्टील बनाते हैं, तो 1 बिलियन से कॉस्ट 2 बिलियन हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है, तो स्टील की कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो वो उनका ये कहना है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई और इंडस्ट्री माइनस, मतलब 0 से माइनस पॉल्यूशन करे, हम उसको उनको कुछ पैसे दे दें। क्लियर नहीं है तो एक बार और बताऊं। अब इसको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कार्बन ऑफसेट। तो सम अदर, हाँ कनिका बोलो बेटा, क्या बोलना है बताओ। I just want to ask that अगर कोई भी एनर्जी किसी दूसरी सोर्स ऑफ इंडस्ट्री से हम लोग ग्रैब करके हैं एंड वी आर आस्किंग दैट कि हम आपको इतना प्राइस दे देते हैं, राइट, बट उस प्राइस से उस एनर्जी में लाइक वी आर पेइंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं वैसे ही हम उस इंडस्ट्री को, सेकेंड इंडस्ट्री को बिल पे कर रहे हैं, राइट? बट सर उसकी जो एनर्जी का जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना। अब मान लीजिए 90% जो पहले पॉल्यूशन 50% आ रहा था इंडस्ट्री की इवैल्यूएशन वगैरह या फिर जिस चीज को भी लेकर, बट आज वो पैसा तो दे रहे बट वो वही पॉल्यूशन को उन्होंने इंक्रीज कर दिया 70% पे, राइट? क्योंकि परसेंटेज लेवल, क्योंकि वो अपनी मार्केट में फील्ड निकालेंगे, अपनी मार्केट में इंडस्ट्री को मतलब इंक्रीज करेंगे, अपनी क्या कहते हैं इवैल्यूएशन को इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट में ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, तो कंपनी उसी हिसाब से पॉल्यूशन भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसके पास में ग्रॉस इतना ज्यादा आ रहा है कि उसको उतनी मैन्युफैक्चरिंग देनी पड़ रही है, राइट? अगर हम फ्यूचर बेसिस पे देखें तो सर उस बेसिस पे अगर प्राइस से हम लोग किसी भी चीज को पैसों से कंपेयर करके अगर हम एनर्जी लेते हैं या देते हैं तो उससे हमें को क्या प्रॉफिट हो रहा है? पॉल्यूशन तो उसी बेसिस पे, पॉल्यूशन तो उतना का उतना ही है। बट माय क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आप इसको दूसरे वे से समझो। कोई इंडस्ट्री में 100 यूनिट्स, एक दो इंडस्ट्रीज हैं, दोनों में 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। यस सर। एक इंडस्ट्री ने अपना 100 रिन्यूएबल सोर्सेज से 100% कम कर लिया। उस इंडस्ट्री ने क्या करा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करा, एक्स्ट्रा पैसे लगाए, उसने बोला मैं 0 पॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, एक का 100 है, एक का 0 हो गया। क्लियर है ना कहने का? यस सर, यस सर। गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया था कि 50-50 आपको अचीव करना है। एक ने तो 50 टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन ओवर अचीव कर लिया उसने, लेकिन दूसरे बंदे ने नहीं करा। अब जिस बंदे ने ओवर अचीव करा है, उस बंदे का यह कहना है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, पैसे लगाए हैं और ओवर अचीव करा है, मुझे क्या बेनिफिट? मेरा तो कॉस्ट जो है मेरी तो बढ़ गई। दूसरा बंदे ने क्या करा है, दूसरे बंदे ने कुछ नहीं काम करा है, उसने उसको 100 यूनिट्स का पॉल्यूशन चल रहा है उसका। गवर्नमेंट ने एक पेनल्टी का सिस्टम बनाया है कि जो वो 50 का टारगेट जो अचीव नहीं कर पाया दूसरा बंदा, वो उस 50 के टारगेट्स के यूनिट्स इस बंदे से खरीद लेगा। तो ही विल बी एनकरेज्ड टू रिड्यूस फर्दर पॉल्यूशन
एंड एक पेनल्टी हो जाएगी इंडस्ट्री की दूसरी इंडस्ट्री पे कि भाई अगर वो आप रिड्यूस नहीं करो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जब तक आप रिड्यूस नहीं करोगे। ओके, तो उसके लिए भी एक क्लॉज है, राइट? वी हैव दैट। यस, राइट। सो इसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेट। पूरा कार्बन मार्केट का जो मैकेनिज्म है ना, इस पे ही डेवलप है। लेकिन करेक्ट, हाँ जी, बोलो बोलो। और क्योंकि इसने कनिका ने क्वेश्चन पूछा है, तो हम लास्ट पॉइंट जो है, बिकॉज वी हैव 5 मिनट्स ओनली, तो हम एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मेजरमेंट, कि कार्बन मार्केट को मेजर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, पैसे एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। तो मेजरमेंट की स्कीम्स बनाई गई। ये 4 पॉइंट रिसर्च के पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। आप सब लोग इस पे रिसर्च करके कमेंट्स मेरे कहीं पे यूट्यूब में डालना। जिसका अच्छा होगा उसको सरप्राइज गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है? भिजवाऊंगा मैं सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है? नहीं मिले तो बताना मुझे। And sir, I have a question. जी बोलिए। And before that, I just wanted to say to all participants that we have a feedback form which I've just shared on the link on the chat box. So please do go ahead and fill it up, because until unless you fill that form, we would not get to know how to contact you and send you the certificate. So kindly please go through that and fill up the form which I've just dropped in the chat box. And coming to you, sir, I have a question. That as being a budding advocate, we understand as youngsters that it is very important on today's urgent matter is to save our environment. And absolutely the fossil fuels which we are burning out on a daily basis, we are in a transition mode, a period right now where we are switching into the green energy. So in this particular transition, as we are becoming the advocates, we would like to step into the litigation and want to participate and contribute our knowledge into the litigation part in terms of energy laws. So if you just brief us in a very small short summary that what path we should choose, what are the best practices and study that we should dedicate ourselves into energy laws to become a successful advocate and also a contributor as a human being into this field. राइट। सो किरण जी, अगर ओवरऑल आपको ब्रॉड नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब चैनल में ब्रॉड नॉलेज लिटिगेशन के बारे में है। ऑलरेडी मतलब सब्सक्राइब आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में आपको प्रैक्टिस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो स्पेशल कोर्ट्स है वहां प्रैक्टिस करनी है, या रेगुलेटरी कमीशन में आपको प्रैक्टिस करनी है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे अराउंड 25 अलग अलग फोरम्स है जहां पे एज ए इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लॉयर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ओवरव्यू है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो जनरली हमने एक हमारे फाउंडेशन ने, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन ने लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स, क्योंकि वो जो पढ़ाते थे, जो इनको इलेक्ट्रिसिटी लॉज मिला था, उनके लिए कोई फोरम नहीं था सीखने के लिए, तो उनके लिए हमने एक कोर्स बनाया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी लॉज ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। नाउ दिस कोर्स इज ओपन फॉर एवरीवन एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर, पहले ये लेक्चरर्स और रेगुलेटर्स के लिए था, बट बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री इट इज ओपन फॉर एवरीवन। सो अगर बहुत डीप डाइव किसी को करना है और बिल्कुल समझना है एग्जैक्टली कि क्या क्या लिटिगेशन एडवाइजरी रोल आपको करना है, तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी लॉज ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन का। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पिक्चर चाहिए तो आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। उसके ओवरऑल पिक्चर के लिए आप जितना लिटिगेशन का मैटर्स है वो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, तो आपको अंडरस्टैंडिंग, फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, शुड आई डाइव डीप और मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है उस सेक्टर में। ऑलराइट, पर वो आप मेरे को एक बार और बुला लीजिएगा तो मैं लिटिगेशन पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इट विल टेक अराउंड मतलब 1 hour टू एक्सप्लेन इट। Sure, sir. Great, sir. All right. So maybe because time is pressing and प्रोफेसर साहब भी, डॉक्टर केपी अस्थाना जी का भी कहना है कि बिल्कुल टाइम से हमें काम करना चाहिए। So with this, maybe we can close the dialogue for today. But किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो if किरण जी and डॉक्टर केपी अस्थाना permits, हम 2-3 क्वेश्चंस, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी को कुछ सजेस्ट करना है या कमेंट करना है तो they can also do it. Unmute yourself and go ahead. Definitely, sir. I And just want yeah, to go ahead. ask what are the 5 steps? Like you were saying, 5 steps are there. Company, we have 4 steps. So, like I asked you, you were telling about measurement. So, can you complete that point, because it was just stuck? So, if you can complete that measurement point and also tell me some 5 points that what are those, so that we can focus on that and we can study about it, because it is very important. Because I am in a 4th year or I'm running in 4th year, so it is very important for me to enhance my skills. नहीं, मेजरमेंट तो बता देता हूँ। 5 पॉइंट्स क्या हैं?
Like you were saying, the company has a 4 points, and also government also having a 3 point something, where we like see ourselves, like what was exactly ये those. तो मैंने ये 4 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया इसी वीडियो में, अभी तो करें मैंने एक्सप्लेन। तुम एक काम करना, रिपीट करके देख लेना उसको, जस्ट ये रिकॉर्डेड सेशन है कनिका, तो इसको फिर से देख लेना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जो Okay. पहला क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आई वाज सेइंग, क्योंकि टाइम प्रेसिंग था, पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब मेजरमेंट इज अ वेरी, अगर कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करनी है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर, देन ओनली यू कैन ट्रेड एंड देन यू कैन एक्सचेंज मनी। सो सबसे पहला जो हमारे इंडिया में इंप्लीमेंटेड है उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 1 मेगावाट आवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड। तो अगर कोई 1 मेगावाट आवर्स का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहा है और आप थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हो, तो आप अपने थर्मल एनर्जी को मिटिगेट कर सकते हो, उसको कुछ पैसे दे दो तो आपको 1 सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया ये है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोवाइडेड है। सेकेंड मेजरमेंट का क्राइटेरिया, इसको हम बोलते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट सेव्ड। अगर 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट आपने सेव कर लिया, मतलब उससे आपने काम नहीं लिया, उसको सेव कर लिया, तब आपको 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है। वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नोडल एजेंसी है। जनरली जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें ये एप्लीकेबल होता है, जहां पे आप बाय एंड सेल कर सकते हो एज अ कार्बन क्रेडिट। थर्ड इज हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अभी डेफिनेशन, अभी क्योंकि नया नया प्रोग्राम रिलीज हुआ है, उसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रूल 2023। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसकी मेजरमेंट अभी थोड़े टाइम बाद हमें पता चलेगी। लेकिन फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इज 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 रिमूव्ड, रिड्यूस्ड और सिक्वेस्टर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर आपने 1 टन ऑफ CO2 रिमूव कर दिया, उतना पॉल्यूशन नहीं करा, या आपने उतना रिड्यूस कर दिया, निकल ही नहीं रहा है, या आपने एटमॉस्फेयर से निकाल करके उसको कहीं और यूज कर लिया, तब आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है, जो आप मार्केट में बेच और खरीद सकते हो। ये मेजरमेंट्स अभी आ रहे हैं, जो नया अभी कार्बन मार्केट इंडिया का बनेगा, जो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बना नहीं है पूरी तरह से। इट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कमिंग अप। इसीलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक एनर्जी लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी हम सबको। तो ये मेजरमेंट है, इसमें क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, पर ये आप वर्ड्स लिख लो, हर वर्ड पे आप रिसर्च करोगे तो बहुत सारे इनपुट्स आपको मिल जाएंगे। और इनकी भी वीडियोस बहुत सारी बनी हुई है, वो देख लेना आप अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो होप कनिका दिस इज यूजफुल टू यू। बोलो बेटा। Yes, sir, exactly it does. Thank you so much. जी, so anybody else has any views or any suggestions or any questions, they can ask frankly and freely. There is no silly question. I would say, sir, that you have come across today through this session. You had become a beacon for all of us, a lighthouse who has shown us a path. We never imagined that this could be an evolving direction we can choose in the future as a futures. So I thank you so much deeply, and also you have given us a treasure in form of YouTube videos which you have. So you have shown us the treasure. The knowledge is kept on a table. We just have to go ahead and grab it. So I thank you so much humbly, and on behalf of all the participants, and as well as from MUIT itself. And I'd like to ask Adeen sir to please say a few words as a closing statement, and thank you, and say a token of thank you to you, sir. So Adeen sir, are you there? Yeah, thank you, sir. Yes, I was there, sir, for a whole session, though my video was off, but I was listening everything. And yes, sir, definitely in future also we would request you to visit our campus also, because from 22nd July onwards we are starting our session, and new semester will start from 1st August. So definitely for that period, I would request one day to come and
deliver in a lecture on physical mode. And my student definitely they will learn many things, because this is the sector where they are required to be focused. And because yes, energy law is left out, and you are the beacon of that you will certainly guide my student on the legislation perspectives. Thank you very much, sir, for coming here and enlightening the session with the energy law. Thank you, sir. सो हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, कीप शाइनिंग एंड कीप शेयरिंग. जितने लोगों को बेनिफिट हुआ है वो सब डॉक्टर के बी अस्थाना को पर्सनली व्हाट्सएप या मेल करेंगे थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि अस्थाना जी की एफर्ट से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है. एंड सर आई विल बी हम्बल टू सी योर कैंपस. आई वुड लव टू सी योर कैंपस की कैसा है. बिल्कुल सर, बुलाऊंगा मैं आ जाऊंगा सर जी. लुक फॉरवर्ड. And I request kindly everyone to please fill that form. The link has been already shared on the chat. So please fill up that form. We'd get to know that how we can improve ourselves, and also we'll get to know in return that how we did. And I'm sure that 1 hour is so less to hear from such a personality, Raj Singh Niranjan sir. I thank you as well from individually, and thank you all the participants for joining and asking questions and showing your eagerness to learn more. So I thank you so much all. So having said that, have a nice day. Have a nice day, sir. thank you, sir. Thanks a lot.